ये बताइए कि पूरे भारतीय इतिहास के अगर हम एक कैनवास देखें तो उसमें सबसे क्रिटिकल मोमेंट्स अगर आपको 5 चुनने हो कि इन 5 क्षणों ने पूरे भारतीय इतिहास की धारा को मोड़ा, वो कौन से 5 मोमेंट्स हैं? महत्व के क्रम में बताइए। सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले, फिर नंबर 2, नंबर 3। सर सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता का पतन। यदि वो पतन नहीं होता तो शायद संस्कृति कुछ अलग होती। बहुत बढ़िया, और बताइए। सर दूसरे नंबर पे उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक अवनयन हुआ था कि महिलाओं की स्थिति। मैं घटनाएं पूछ रहा हूँ, जी मोमेंट्स, सर। ट्रेंड्स नहीं, मोमेंट्स। और जो सर भारत में 712 ईस्वी में के बाद जो आक्रमण हुआ था, बाह्य आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, उसकी वजह से भारत की जो इतिहास की धारा वो बदल गई। ठीक है, 2 हो गए। और जी सर। तीसरा? सर तीसरा है भारत पे जो 1748 के आसपास आक्रमण हुए थे कि अहमद शाह अब्दाली के, और जो पानीपत का युद्ध हुआ था सर, वो भी क्रिटिकल मोमेंट थे। ठीक है। और भारत का विभाजन सबसे बड़ा क्रिटिकल मोमेंट था सर। मैंने तो कहा था कि महत्व के क्रम में बताइए, आपने हड़प्पा से शुरू किया क्रोनोलॉजिकल। चलिए 4 हो गए, एक और। सर भारत के विभाजन के बाद यदि हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था जो एक्ट लागू हुआ था वो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। अगर महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में ना होती और 10 साल और जी जाते तो हमारे वर्तमान परिदृश्य में क्या क्या अंतर दिखते हमें? सर यदि महात्मा गांधी जी 10 साल और जीते तो शायद कुछ व्यवस्थागत चेंज हो सकते थे। जैसे जो पंचायती राज व्यवस्था जो बाद में आई वो पहले आ सकती थी, क्योंकि वो पंचायतों का समर्थन करते थे, ग्रामों का समर्थन करते थे। और जो कुटीर उद्योगों के संरक्षण की बात की थी वो शुरुआत से करते थे। यदि वो जिंदा रहते तो शायद उसके लिए पॉलिसी शुरुआत से बन सकती थी, और जो वर्तमान हालत है कुटीर उद्योग की वो नहीं होती। चलिए 2024 का इलेक्शन हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जी सर। 6 लोग हैं, आपको बताना है कि आपके हिसाब से प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है। आप किसको नंबर 1 पर पीएम देखना चाहते हैं, किसको 2 पे, किसको 6 पे पूरा? एक नाम है सुश्री ममता बनर्जी, दूसरा नाम है सुश्री मायावती, तीसरा नाम है सुश्री महबूबा मुफ्ती, चौथा नाम है श्री योगी आदित्यनाथ, पांचवा नाम है श्री अरविंद केजरीवाल, और छठा नाम है श्री नीतीश कुमार। क्रम बताइए, आपकी चॉइस। हम ये नहीं पूछ रहे किसके जीतने की संभावना कितनी है, हम आपकी चॉइस जानना चाह रहे हैं। जी सर, ये तो उस टाइम की क्या सिचुएशन छोड़िए, ऐसी बातें मत कीजिए, इसी समय की स्थिति में बताइए। सर मैं सबसे पहले ममता बनर्जी को रखना चाहूँगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल। साथ में कारण स्पष्ट कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जी ममता जी का नाम अच्छा लगता है इसलिए, या कुछ और खास बात है? नहीं सर, वो जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट होते हैं उसमें प्रोएक्टिव रूप से, एग्रेसिव रूप से कार्य करती हैं सर। प्रोएक्टिव हैं, एग्रेसिव हैं, इसे नंबर 1 पे रखना चाहते हैं। जी सर। नंबर 2? दूसरे नंबर पे सर अरविंद केजरीवाल जी को रखना चाहूँगा। क्यों? कि उन्होंने सोशल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए अच्छा कार्य किया। जैसे नंबर 3? सर नंबर 3 पे नीतीश कुमार जी को रखूँगा सर। कारण? सर कारण कि उन्होंने जैसे बिहार स्टेट है उसमें सोशल डेवलपमेंट और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए कार्य किया सर। ठीक है। आप तो रेवेन्यू अधिकारी हैं, चयनित हैं। जी सर। अक्सर रेवेन्यू अधिकारियों में यह आशंका उनकी रहती है उनके बारे में कि उन्हें जिन स्थितियों में काम करना पड़ेगा उनमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आशंका रहती है। और ऐसे में जाहिर है कि एक चुनौती ये भी रहती है कि व्यक्ति को ईमानदार रहना चाहिए। अपनी ईमानदारी कैसे बचाए रखेगा? तो आप जब अभी तो आप यूएल पर हैं, लेकिन अंततः तो हैं उसी महकमे में। आपका क्या इस मामले में तरीका है? आपने क्या सोचा हुआ है? आप अपने आप को ईमानदार कैसे बनाए रखेंगे? बनाए रखेंगे ना? जी सर। हाँ, कैसे बनाए रखेंगे? एक ऐसा विभाग जिसकी बारे में छवि ये है कि वहाँ तो भ्रष्टाचार के इतने अधिक अवसर हैं कि व्यक्ति को ईमानदार बने रहना एक चुनौती है। सर सबसे पहले जो मैं डिपार्टमेंट का सिस्टम उसको जानूंगा। यदि वहाँ करप्शन है तो मैं चाहूँगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से तो इससे दूर रहूँ कि करप्शन को आगे ना बढ़ाऊँ। और जो मेरी जो घरेलू डिमांड्स है उनको मैं मिनिमम रखूँ कि जो अपनी सैलरी है उसी में जीवन यापन कर सकूँ, और जो विलासिता का जीवन है उसको कम कर सकूँ, और जो करप्शन की नीड बेस्ड हो जाता है उसको कम कर सकूँ सर। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा सर। ये तो नीड बेस्ड हुआ, लेकिन एक तो दबाव तो सप्लाई बेस्ड वाला भी है कि यदि आप वहाँ सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको या तो भ्रष्टाचार में शामिल होना पड़ेगा या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो उस बारे में आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? सर मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, और जो भी परिणाम होंगे मैं उसको सामना करने के लिए तैयार हूँगा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में ये कहा कि प्रशासक को अत्यधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे सीधे पेड़ सबसे पहले चुनकर काटे जाते हैं, वैसे ही जो अधिक ईमानदार प्रशासक होते हैं वो वीड आउट होते हैं। अब या तो चाणक्य सही कह रहा है या फिर आपकी रणनीति सही है, दोनों तो नहीं होंगे। सर चाणक्य के टाइम राजतंत्र था और अभी लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सर ईमानदारी सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो मेरे हिसाब से मैं ईमानदारी को सबसे वरीयता रखूंगा, उसी पे आगे बढ़ूंगा सर।
चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, हम लोगों को, चूँकि विलेज टूरिज्म आपका एक और हॉबी है, जी हम सर। सभी को गांव में घुमाने ले जाना हो तो कहाँ ले जाएंगे आप और क्या हमारे साथ कराएंगे, क्या क्या दिखाएंगे? जी सर, मैं राजस्थान में 2 गांव ले जाना चाहूँगा। एक तो मेरा गांव है और दूसरा जोधपुर में एक गांव है सर, गोड़ा बिश्नोइया। वहाँ पे विलेज सफारी होती है सर। और जो वहाँ के जो लघु उद्योग है, जैसे पोल्ट्री का काम है और जो कपड़ों पे प्रिंटिंग का काम है, वो अच्छे से होता है सर, वो दिखाना चाहूँगा। और जो वहाँ का लोकल फूड है वो भी आपको खिलाना चाहूँगा सर। ऑल द बेस्ट सर। गिरधारी लाल मीणा, जी सर। हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे कि एक एग्जाम्पल ढूंढा जाए इसके लिए कि एक एक्ट जो लीगली तो परमिसिबल है लेकिन मोरली एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर हम लोग बहुत दुविधा में थे, एग्जाम्पल मिल नहीं रहा था। फिर हमने यहाँ पर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म देखा और लगा गिरधारी लाल मीणा एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हमने क्या देखा होगा आपके फॉर्म में? एक चीज़ जो लीगली परमिसिबल है, मोरली एक्सेप्टेबल नहीं है। सर ये हो सकता है कि मैं सिलेक्टेड हूँ तो रिजर्वेशन का बेनिफिट फिर से ले। बिल्कुल, आपने बिल्कुल, यू हैव हिट द बुल्स आई। थैंक यू। ठीक है, तो अब मुझे अपना स्पष्टीकरण दीजिए इस पे। जो गैर आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से ये है आ रहा है कि जो ऑलरेडी एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं, ठीक है, वो दोबारा क्यों ले रहे हैं? ये उनके राइट का इंक्रोचमेंट है। सर जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया थी सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए ये दिया गया था। तो सर अभी मैं लास्ट ईयर सेलेक्टेड हुआ हूँ, तो अभी तक 1 साल में तो कोई सोशल अपलिफ्टमेंट होता नहीं है किसी का भी। और जो मैं पहला हूँ कि मेरे परिवार से जिसने रिजर्वेशन का लाभ लिया है। ये कैसे होता है? ये पूरा थोड़ा सा मामला समझाइए। हम लोग रिजर्वेशन को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ये सोशल अपलिफ्टमेंट आप अपने अनुभव से और आपका जो सामान्य ज्ञान है इस संबंध में, उसके हवाले से बताइए क्या होता है और कैसे। जैसे आपका चयन हो गया एक बार, अब कितना समय लगेगा तब आप इंश्योर करेंगे कि ये मेरा सोशल अपलिफ्टमेंट है, आप डिटरमाइन करेंगे? या फिर जैसे कि आपका इस साल मान लिया कि IRS में चयन हो जाता है, IT में, फिर आप कहेंगे कि दूसरी बार हमने लाभ ले लिया लेकिन मेरा सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, फिर आप तीसरा अटेम्प्ट देंगे और फिर आप IAS के लिए एस्पायर करेंगे। तो कब, मतलब IAS बनने के बाद ही ये सोशल अपलिफ्टमेंट होगा? थोड़ा सा मुझे समझाइए। सर ऐसा तो नहीं है कि IAS बनने के बाद ही होगा, लेकिन ये एक ग्रेजुअली चलने वाली प्रोसेस है। इसमें जैसे कोई व्यक्ति इंडिविजुअल रूप से रिजर्वेशन का बेनिफिट लेता है, लेकिन इसमें सोसाइटी भी भागीदारी होती है कि वो भी जो समाज के डिप्राइव्ड सेक्शन है उनके उत्थान के लिए कार्य करें। तो सर ऐसी कोई स्पेसिफिक लिमिट तो है नहीं कि आप तब अपलिफ्ट हो जाओगे, लेकिन ये एक ग्रेजुअली चलने वाली प्रोसेस है। तो यदि संविधान द्वारा अधिकार दिया गया तो सर उसका लाभ लेने में कोई बुराई नहीं है सर। ठीक है, आप थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर पाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त राइट है तो उसको अवेल करने में कोई आपको संकोच नहीं है।